Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME 1। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो शाफ्ट क्या रहता है, शाफ्ट का थ्री पार्ट देखा था, शाफ्ट की डिफिनेशन देखी थी, शाफ्ट के टाइप्स देखे थे और उसके अंदर हमने शाफ्ट का एक डिज़ाइन प्रोसीजर भी देखा था कि किस तरीके से हम शाफ्ट जब डिज़ाइन करते शाफ्ट की डिज़ाइन करते हैं तो हम किस तरीके से उसको कंसीडरेशन में लेते हैं कि उसका एक स्ट्रेंथ कंसीडरेशन रहता है और एक रिजिड कंसीडरेशन, यानी उस ये दो कंसीडरेशन के बेस्ड के ऊपर हम उसकी डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे हमको स्ट्रेंथ कंसीडर करना पड़ता है और एक रिजिडिटी कंसीडर करना पड़ता है, राइट। तो ये दोनों के बेस के ऊपर हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं। तो उसके ऊपर जब हमने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया कि जब स्ट्रेंथ को कंसीडर किया कि जब हम स्ट्रेंथ को कंसीडर करके हमें शाफ्ट का डिज़ाइन अगर बनाना है तो वहाँ पे भी दो कंडीशंस आ जाती है। एक आती है बेंडिंग कंडीशन आती है, यानी बेंडिंग मोमेंट का अगर उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट होने वाला है तो बेंडिंग मोमेंट को सब्जेक्ट करके, यानी उसको उसके कंसर्न लेके हमने उसका एक डिज़ाइन प्रोसीजर देखा था या उसका एक फार्मूला डेरिवेशन करके निकाला था, डिराइव करके निकाला था। तो वो एक कंसिडरेशन से हम डिज़ाइन करते हैं और एक होता है टॉर्शन के हिसाब से। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप स्टार्ट की थी जो टॉर्शन के रिगार्डिंग थी कि जहाँ पे हम बेंडिंग के रिगार्डिंग थी कि जहाँ पे हम बेंडिंग कंसिडरेशन का एजम्पशन लेके कंसिडरेशन करके हम उसका डिज़ाइन बनाते थे। तो हम उसके ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने उसका डेरिवेशन निकाला था। तो आज के लेक्चर में हम उसका एक बेसिक एक छोटा सा एक नॉर्मल एक न्यूमेरिकल लेंगे, राइट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते क्या होता है। ये कौन सा है न्यूमेरिकल, हम उसको बेंडिंग मोमेंट को कंसिडरेशन करके और उसमें भी सॉलिड, ठीक है, उसमें भी सॉलिड शाफ्ट देख रहे हैं। तो उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो आपका न्यूमेरिकल है अ पेयर ऑफ व्हील, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए पेयर ऑफ व्हील, अ पेयर ऑफ अ व्हील ऑफ ए रेलवे वैगन, ऑफ ए रेलवे वैगन carries a load of 50 kilonewton of 50 kilonewton on each axle in each axle box acting at a distance, each axle box acting at a distance of 100 mm outside the wheelbase, the gauge of the rail is is 1.4 meter. Find the diameter of axle between the wheels, axle between the wheels if the stress is not exceed, if the stresses not exceed 100 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल दिया है। तो अब न्यूमेरिकल को हम समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या बोला है। न्यूमेरिकल में ये बोला है कि अ पेयर ऑफ व्हील ऑफ अ रेलवे वैगन, यानी एक रेलवे है उसका पेयर ऑफ व्हील, यानी एक पेयर यानी क्या, जोड़ी, जो व्हील की जोड़ी रहेगी या जो व्हील का पेयर रहेगा वो कैरी कर रहा है लोड 50 किलोन्यूटन का। कितना? 50 किलोन्यूटन का वो लोड कैरी कर रहा है। कौन? वो व्हील कर रहा है, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी उसके व्हील बेस के बीच में का डिस्टेंस, व्हील, एक व्हील और ये व्हील, इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कितना है? उन्होंने कहा है कि 100 mm का है। कितना? 100 mm का है, जो व्हील बेस का बेस है, व्हील बेस का। ठीक है,
तो गेज ऑफ द रेल इज़ 1.4 मीटर, यानी गेज क्या है, जो भी बीच में का डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 1.4 मीटर का रहेगा। तो उसकी वजह से जो शाफ्ट है उस शाफ्ट का हमें क्या करना है, डायमीटर निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ पे एक व्हील है, यहाँ पे एक व्हील है, इस व्हील के ऊपर हमें क्या किया है उन्होंने कि 50 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है और इसका डिस्टेंस उन्होंने बोला है कि 1.4 मीटर है। तो यहाँ पे इस शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने बेंडिंग कंसिडरेशन दिया हुआ है आपको। तो बेंडिंग कंसिडरेशन ही हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे बेंडिंग कंसिडरेशन से करके हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसका फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, राइट। तो हम शुरू करते हैं एज इट इज़ गिवन डेटा से। गिवन डेटा क्या है इसका, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में क्या दिया है आपको, तो पावर दी है। तो पावर कितनी आपको 50 किलो न्यूटन, इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है कि लेंथ दी है, राइट। जो नॉर्मल डिस्टेंस बोला था तो उसको हम स्मॉल एल ले लेंगे। तो जो लेंथ है वो कितना है अपना 100 mm है, राइट। तो इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो भी गेज है एक्स डिस्टेंस, उसको हम आपको कुछ दिया ही नहीं तो हम उसको एक्स कंसीडर करते, तो एक्स हम उसका डिस्टेंस कंसीडर करेंगे जो है 1.4 मीटर का, राइट। और उनके बाद इन्होंने कंडीशन दी है इफ़ द स्ट्रेसेस नॉट एक्सीड 100 मेगापास्कल, यानी क्या कि ये कंसीडर करना है आपको कि इसके 100 मेगापास्कल के ऊपर उसका एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको बेंडिंग स्ट्रेस आ गया इसका, तो बेंडिंग स्ट्रेस करेंगे 100 मेगापास्कल, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, गिवन डेटा हो गया। अब ये गिवन डेटा को हमको कंसीडर किस तरीके से, अब इसको हमको बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आगे सिंपल तरीके से, राइट। तब न्यूमेरिकल में किस तरीके से है, तो जो भी आपको फिगर दी है, आप अगर फिगर मैं अगर आपको बोलूँगा तो आपको फिगर समझ में आने के लिए ज़रूरत नहीं फिगर निकालने की, लेकिन फिर भी हाँ तो आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन इसके ऊपर एक्ट करेंगे। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या है आपके पास, एज इट इज़ जो अपना है अप्लाइंग बेंडिंग इक्वेशन फॉर सॉलिड शाफ्ट। तो जो बेसिक बिंड अब जो हमने जो डेरिवेशन निकाल के जो फार्मूला निकाला था वो क्या था आपका बेसिक, m = π/32 इंटू सिग्मा b इंटू d⁻³ ये उसका फार्मूला था। अब इसके अंदर हमें फार्मूले में क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट निकालना है। m यानी क्या रहता है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट जब निकालते हैं हम मोमेंट, तो उसका क्या रहता है डिस्टेंस इंटू फोर्स या फोर्स इंटू डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, और जो फोर्स है उसको हम p लिख लेंगे, यानी पावर इंटू डिस्टेंस यानी l लिख लेंगे। तो कितना है p हमारे पास p है 50 इंटू 10⁻³ इंटू l क्या इतना है 100 mm। तो जो भी आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा आपका, नियर अबाउट 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm, नॉट न्यूटन पर mm², ये न्यूटन mm में आएगा, ठीक है। अगर समझ में, तो ये होगा आपका बेंडिंग मोमेंट का। और उसके बाद इसके अंदर हमें से वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपको आंसर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिग्मा भी आपको दिया हुआ है, ये आपको निकालना है तो ये अननोन है और ये भी आपके लिए अननोन था, इसलिए हमने इसको निकालने के लिए एक बेसिक फार्मूला यूज़ किया जिसकी वजह से आपको इसके आंसर मिल गए। बस अननोन चीज़ क्या है आपकी d³ है। तो अब आपको इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो जो है 5 इंटू 10⁻6 = π/32 इंटू सिग्मा भी कितना है आपका 100 इंटू d³। तो इसका जब आंसर आप सॉल्व करोगे इसका, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑलमोस्ट 79.8 mm। तो जिसको हम कंसीडर करेंगे, मान लो 80 mm को हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी गिवन डेटा दिया गया था, जो भी डायमीटर दिया था कि क्या डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके कंसीडरेशन के हिसाब से हमने उसका आंसर निकाला कि आपके शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए 80 mm। तो इतना सिंपल और इतना शॉर्ट ये न्यूमेरिकल है। तो ये होपफुली आपको सॉलिड्स इसके लिए समझ में आया होगा। तो हमने ये बेंडिंग कंसीडरेशन में देखा था, तो अब हम देखेंगे टॉर्शन या ट्विस्टिंग मोमेंट के हिसाब से किस तरीके से उसका फार्मूला डिराइव करते हैं और किस तरीके से उसका न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम किसके लिए देखेंगे, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्शन मोमेंट, ट्विस्टिंग और टॉर्शनल मोमेंट।
ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे कि उसके लिए भी बेसिक फार्मूला जो रहता है वो क्या रहता है कि आपका एक बेसिक फार्मूला रहेगा जिसको हम कहते हैं कि भाई टॉर्शनल, जैसे बेंडिंग इक्वेशन था वैसे एक टॉर्शनल इक्वेशन रहता है जो बेसिक रहता है, सबको मालूम है वो। तो वी नो दैट torsional equation is T divided by J is equal to tau divided by R। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे, ये आगे चल के काम में आने वाला है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो इसमें समझ लेते हैं T क्या है। T क्या है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, देन आपका J क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। देन टाउ क्या है टॉर्शनल shear स्ट्रेस, और R क्या है आपका डिस्टेंस, यानी सीधा सीधा रेडियस जो भी रहेगा हम उसको रेडियस ही कंसीडर करेंगे या डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, d/2 जो भी रहेगा, ठीक है। तो उसको हम एज इट इज़ सेम कंडीशन यूज़ करेंगे जैसे हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी हम वही कंसीडरेशन करेंगे कि हम यहाँ पे भी जैसे हम बेंडिंग मोमेंट सॉलिड शाफ्ट के लिए यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम टॉर्शनल मोमेंट सॉलिड शाफ्ट के लिए भी और प्लस हॉलो शाफ्ट के लिए भी यूज़ करेंगे। तो फॉर solid shaft polar moment of inertia that is J is equal to, ये स्टैंडर्ड फार्मूले है, ये इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, d⁴, ठीक है, ये आ गया। और इसके बावजूद जो R है हम R क्या लेंगे, जैसे यहाँ पे बोला ही गया था, एंड R क्या रहेगा d/2, या किसी को R लेना है R के एज इट इज रहेगा तो R एज इट इज लेंगे या d/2 वहाँ पे हम लेंगे, राइट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे फिर पुटिंग above values in इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो उसके हम अगर वैल्यू पुट करेंगे देन T डिवाइडेड बाय π/32 इंटू d⁴ इज इक्वल टू, जो टाउ है वो एज इट इज़ रहेगा, R क्या लाओगे आप d/2 रहेगा, क्योंकि उसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा T इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू d³ एज इट इज, जैसे हमने बेंडिंग मोमेंट के अंदर देखा था उसी तरीके से हम इसको टॉर्शनल बेसिस के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉर्शनल के भी इसमें आपको सेम ऑलमोस्ट आपका जो फार्मूला है वो दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये बन गया आपके, ये किसके लिए बन गया सॉलिड के लिए। फॉर हॉलो शाफ्ट देखेंगे अभी। तो फॉर हॉलो शाफ्ट डायरेक्ट हम मैं फार्मूला लिख के दे देता हूँ आपको। तो फॉर हॉलो शाफ्ट टी क्या रहेगा, जो भी हम इसको ज़्यादा यूज़ करने ही नहीं वाले, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए इसको मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। देन टाउ इंटू आउटर डायमीटर क्यूब इंटू 1 - k⁴, ठीक है। ये हो गया हॉलो शाफ्ट के लिए। तो अब हम मुझे लगता है कि हम उसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसका न्यूमेरिकल देखते हैं सीधा सीधा किस तरीके से न्यूमेरिकल रहेगा उसका। तो आपका न्यूमेरिकल है, अ लाइन शाफ्ट रोटेटिंग एट ए लाइन shaft rotating at 200 rpm is to transmit 20 kilowatt. The shaft may be assumed
may be assumed, the shaft may be assumed to be made of mild steel with an allowable shear strength of 42 megapascal. Determine the diameter of shaft. Neglecting the bending moment on the shaft. तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कंडीशन दी कि क्या कि एक लाइन शाफ्ट है, यानी एक सीधा शाफ्ट है जिसका काम क्या है, रोटेशन करना। जो उसके रोटेशन स्पीड जो रहेंगी वो 200 RPM रहेगी और उसका काम क्या है कि 20 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करना है, राइट। तो ये मटेरियल माइल्ड स्टील का बनाया हुआ है और इसका जो शेयर स्ट्रेस है, जो भी अलाउएबल शेयर स्ट्रेस है, इन्होंने क्या कहा कि 42 मेगापास्कल रहेगा। तो ये कंडीशंस देने के बाद उन्होंने कहा है कि आपको डायमीटर निकालना है आपके शाफ्ट का। तो जब डायमीटर आप शाफ्ट का निकालोगे तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आपको निगलेक्ट करना है, यानी उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि आपको बेंडिंग मोमेंट कंसीडर करना ही नहीं है। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन कौन सा रहेगा? आपके पास सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके लिए आपका बेसिक टॉर्शनल मोमेंट वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आसानी भी आ जाती है और यहाँ पे उन्होंने आपको क्लियर बोल दिया कि यहाँ पे जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट आपको कंसीडर नहीं करना है तो वहाँ पे आपको समझ लेना है कि आपको टॉर्शनल इक्वेशन यूज़ करके आपको आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, राइट। तो अभी हम हमारा न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, स्टार्टिंग में गिवन डेटा, आपका क्या है, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में क्या बोला उन्होंने, पहले पावर दी आपको, पावर क्या है 20 किलोवाट, राइट। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 20 × 10⁻³ वाट, राइट। देन इसमें आपको आरपीएम दिया है, तो यानी एन हम हमेशा रोटेशन आरपीएम से ही डिनोट करते हैं। तो एन क्या है आपका 200 आरपीएम रिजोल्यूशन, राउंड रिजोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। देन आपके पास जो दिया है उन्होंने क्या क्या कि एक शेयर स्ट्रेस बोला है कि जो आपको दिया है, तो वो क्या है आपके पास टाउ यानी शेयर स्ट्रेस क्या है आपका पास 42 मेगापास्कल, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 42 न्यूटन पर mm² भी लिख सकता हूँ, राइट। तो हमारे पास अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी हम उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, तो वी नो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, पहले क्या निकालेंगे, सॉरी, देन वी नो टॉर्शनल इक्वेशन जो भी हमारे पास वो है T = π/16 × टाउ × d³। अब इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी जो आपको गिवन दी है और जो नहीं दी है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको डी फाइंड आउट करना है, टाउ की वैल्यू दी गई है, पाई की वैल्यू सबको पता है, टी आपको मालूम नहीं, तो हमको टी एक बेसिक फार्मूले से यूज़ करना है। जैसे हमने लास्ट बेंडिंग मोमेंट में हमने निकाला था बेंडिंग मोमेंट से, तो यहाँ पे भी टी किससे निकालेंगे हम, टॉर्क ट्रांसमिटेशन से। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, तो उसका बेसिक फार्मूला है T = यानी पावर का फार्मूला है, बस उसको हमने सिंप्लीफाई किया है, P = वाला 2 × π/n। तो इसमें देखो P की वैल्यू है, N की वैल्यू है, पाई की वैल्यू, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 20 × 10⁻³ × 60 / 2 × पाई, N दिया है आपको 200। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालोगे तो आपका ऑलमोस्ट आंसर आएगा 955 × 10⁻³ न्यूटन mm, ठीक है। न्यूटन mm इसका वैल्यू है, न्यूटन mm इसका क्या है, वैल्यू है। बस ये वैल्यू हमको क्या करना है, इसके अंदर पुट करनी है। तो हम जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो
तो हम देखते हैं तो 955 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 16 इंटू टाउ। टाउ कितना दिया आपको 42 इंटू डी क्यूब। तो आप सिंप्लीफाई जब आंसर करोगे तो डी का आपका जो आंसर आएगा वो आंसर है आपका ऑलमोस्ट 48.7 mm, जिसको हम इज इक्वल टू 50 mm भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।